नाज़रीन, स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम से आरफ कसाना का सलाम कबूल कीजिए। स्वीडन में खुशगवार मौसम का आगाज़ हो रहा है। अगरचे अभी भी हवा में कदरे खुनकी है, लेकिन जब धूप निकली हो तो मौसम बहुत सुहाना लगता है। और जब स्वीडन का मौसम गर्मा आता है तो दुनिया के बहुत से ममालिक से लोग जो है वो सैर व सियाहत के लिए अपने रिश्तेदारों को मिलने के लिए स्वीडन में आते हैं। इस हवाले से बहुत से सवालात भी आते हैं कि अगर स्वीडन में विज़िट वीज़े के लिए या सैर के लिए आना हो तो उसका क्या तरीक़ाकार है। तो इसलिए ज़रूरी समझा कि एक जो जामिया और मालूमाती वीडियो आपकी सामने पेश की जाए, जिसमें ये तमाम बातों का अहाता किया जा सके कि अगर कोई स्वीडन में आना चाहता है तो उसका क्या तरीक़ाकार है। स्वीडन में एक तो ज़ाहिर लोग शादी करके आते हैं, उसका एक अलग जो है वो सिलसिला है। दूसरा है कि लोग यहाँ पे आला तालीम के लिए आते हैं स्टडी वीज़े पे। इन दोनों पे जो है वो अलग से मैं तफसील से दोबारा बात करूँगा, लेकिन आज की इस नशिस्त में हम बात करेंगे कि जो लोग सैर व सियाहत के लिए स्वीडन में आना चाहते हैं उसका क्या तरीक़ाकार है। तकरीबन 8 कैटेगरीज़ हैं कि जिनमें आप स्वीडन आ सकते हैं मुख्तसर मुद्दत के लिए। एक है आप अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए आ सकते हैं। दूसरा, अगर आपके यहाँ पे रिश्तेदार नहीं है फिर भी आप सैर व सियाहत के लिए स्वीडन में आ सकते हैं। तीसरा यह है कि आप कारोबार और बिज़नेस के मामलात के लिए स्वीडन में आ सकते हैं। चौथा जो है वो स्वीडन में आप इलाज के लिए, अगर कोई ऐसी बीमारी है या सेहत से मुतल्लिक़ आपके कुछ मसाइल हैं तो उसके लिए भी आप स्वीडन में आ सकते हैं। इसके अलावा आप मज़हबी सरगर्मियों के लिए भी स्वीडन में आ सकते हैं। और तहकीक के लिए, रिसर्च के लिए अगर कोई आना चाहे तो वो भी है। और 8वीं जो कैटेगरी है वो है अगर ट्रेनी पोजीशन के लिए या कोई रज़ाकाराना काम करना है तो उसके लिए अगर कोई स्वीडन आना चाहे तो वो भी आ सकता है। तो ये 8 जो हैं वो कैटेगरीज़ हैं जिनके लिए आप स्वीडन में आने के लिए वीज़ा जो अप्लाई कर सकते हैं। और ये वीज़ा ज़्यादा से ज़्यादा आपको 90 दिनों का दिया जाएगा। अब इन तमाम जो कैटेगरीज़ हैं उनके हवाले से बात करते हैं कि इनके लिए रिक्वायरमेंट्स कौन सी हैं, किस तरह से आपने वीज़ा अप्लाई करना है और आपको जो है वो वीज़ा मिलने के तमाम मराहिल जो हैं वो कौन कौन से होंगे। ये जो स्वीडन की जानिब से आपको वीज़ा दिया जाएगा ये शेंगन वीज़ा है, जो 26 यूरोपीय ममालिक हैं जो उस शेंगन वीज़ा कैटेगरी में आते हैं, उन तमाम ममालिक में आप जा सकते हैं। ये बहुत ही कोई ख़ास ऐसी वजूहात हो सकती हैं जिनकी बुनियाद पे सिर्फ आपको सिर्फ एक मुल्क का ही वीज़ा दिया जाए कि आप किसी दूसरे मुल्क नहीं जा सकते। लेकिन अमूमी तौर पे जो वीज़ा मिलता है स्वीडन दे या कोई और शेंगन ममालिक से वीज़ा दे तो 26 ममालिक में आप आज़ादाना तौर पे आ जा सकते हैं। और बाज़ औक़ात उसमें वो मल्टीपल वीज़ा भी दे देते हैं कि उसमें आप शेंगन ममालिक से बाहर जाके दोबारा भी आ सकते हैं। तो इस हवाले से भी जो है वो आपके जहन में रहना चाहिए। और ये वीज़ा जो है आप जिस मुल्क में रह रहे हैं उस मुल्क की जो वहाँ पे एम्बेसी है, वहाँ पे आपने स्वीडन की जो एम्बेसी उस मुल्क में हो जो आपका होम कंट्री है वहाँ पे आपने अप्लाई करना है। कुछ ममालिक के लोग जिनके पास वहाँ का डिप्लोमेटिक पासपोर्ट हो तो वो बग़ैर वीज़े के भी स्वीडन में आ सकते हैं। उन ममालिक में फ़िलिपाइन, इंडिया, मराकश, तुर्की, थाईलैंड वगैरह शामिल हैं। पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल नहीं है, यानी अगर पाकिस्तान से किसी के पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है तो फिर भी उसको विज़िट वीज़े के लिए अप्लाई करना होगा। और इस जो वीज़े का फ़ैसला है ये मुतल्लिका एम्बेसी या कॉन्सुलेट करता है। कोई ख़ास ऐसी रीज़न्स हो सकती हैं कि वो यहाँ स्वीडन में माइग्रेशन बोर्ड को भेजें कि यहाँ से वीज़ा दिया जाए, लेकिन अमूमी तौर पे जो वहाँ पे जो एम्बेसी है, जो कॉन्सुलेट है, जो वीज़ा ऑफिसर है, उसके पास पूरी अथॉरिटी होती है कि वो आपके वीज़े की दरख्वास्त पे फ़ैसला करे। और उन्हें दरख्वास्त मिलने के 15 दिन के अंदर 2 हफ्ते में उन्होंने अमूमी तौर पे फ़ैसला करना होता है। कोई ऐसी किसी ख़ास वजह के बिना पे शायद उसमें ताख़ीर हो, लेकिन 15 दिन 2 वीक के अंदर अंदर वो जो है वो फ़ैसला करते हैं। और अगर वो इनकार हो जाए तो उस पर आप अपील भी कर सकते हैं। यहाँ एक बात इस चीज़ की वजाहत भी बहुत ज़रूरी है कि अमूमी तौर पे ये होता है कि अगर आप एक दफ़ा आपने स्वीडन का विज़िट वीज़ा लिया है, आप यहाँ पे आए हैं, आप
मुकर्रर दिन रह के वापस चले गए हैं और दोबारा आप वीज़े के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको आसानी से वीज़ा मिल जाएगा, या 2 या 3 मरतबा। लेकिन ये लाजमी नहीं है कि अगर आप स्वीडन में 2-3 दफ़ा हो के गए हैं और अब आप विज़िट वीज़ा अप्लाई करें तो आपको लाजमी वो विज़िट वीज़ा दे दें। हाल ही में मेरे एक जानने वाले हैं, उनके वालिदैन को उन्होंने बुलाना था और उनका ताल्लुक़ पाकिस्तान के अलावा किसी और हमारे एशियन मुल्क से था, और उनके वालिदैन यहाँ पे 10-15 मरतबा आ चुके थे, बल्कि उनके पास 2 साल का मल्टीपल वीज़ा भी था। और उनकी जो मेरे जो जानने वाले हैं उनकी 2 बहनें भी यहाँ पे हैं, यानी जो यहाँ आने वाले थे उनके वालिदैन, उनके नवासे नवासियाँ, पोते पोतियाँ, इतना बड़ा ख़ानदान था और वो उम्र सीधा भी थे, 70 के करीब दोनों की उम्र थी। लेकिन अब उन्होंने वीज़े के लिए अप्लाई किया है तो इन्होंने इनकार कर दिया है, और उसकी वजह वो जो अमूमी वजह होती है कि हमें ये ख्याल है कि अगर आप यहाँ स्वीडन आएंगे तो दोबारा वापस अपने मुल्क नहीं जाएंगे, या आपके जो मुल्क में आपके लिए पीछे जो है वो ऐसी कोई ख़ास कशिश या स्ट्रॉन्ग रीज़न्स नहीं है, तो आपका जो है वो वीज़ा रिफ्यूज़ किया जाता है। तो ये देखें कि उनको कई मरतबा विज़िट वीज़ा मिला, कई मरतबा यहाँ पे आए और वक्त पे वापस गए, लेकिन अब उन्होंने जब वो विज़िट वीज़ा के लिए अप्लाई किया है तो उनका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। दूसरा, बाज़ लोगों के ज़हन में ये होता है कि अगर स्वीडन हम 2-3-4 मरतबा जाएं तो उसके बाद शायद हम जो है फिर लंबे अरसे के वीज़े के लिए अप्लाई करें और हम शायद जो है वो रेजिडेंस परमिट की तरफ जाएं, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। विज़िट वीज़ा 90 दिन का दिया जाता है, लेकिन अगर 90 दिन से लंबा वीज़ा लेना हो तो फिर वो रेजिडेंस वीज़े में आ जाता है। उसका एक अलग तरीक़ाकार है, उसकी अलग शराइत हैं, और वो विज़िट पे आने वाले लोग जो हैं वो उस पर पूरी नहीं उतरते। इसलिए आप स्वीडन जो है वो जितनी मर्ज़ी मरतबा आएँ और यहाँ रह के वक्त पे वापस भी चले जाएं, लेकिन फिर भी आपके लिए जो है वो यहाँ का रेजिडेंस परमिट मिलना या मुस्तकिल वीज़ा मिलना तवील अरसे का, तो उसका इम्कान जो है वो नहीं है। अब हम आते हैं कि आपने जब वीज़े के लिए अप्लाई करना है तो इसकी जो अमूमी फ़ी है वो 80 यूरो है, और जो बच्चों के लिए जो है वो यानी 6 से 11 साल तक के बच्चों के लिए जो है वो 40 यूरो है, जबकि 6 साल से छोटे बच्चे यानी 5 साल तक की उम्र तक के उनके लिए फ्री है, उनको किसी किस्म की जो है वो देने की ज़रूरत नहीं है फ़ीस। और इसमें आपने जब यहाँ पे वीज़े के लिए अप्लाई करना है तो सबसे पहले अमूमी तौर पे आपको जो है वो आप अपने मुल्क का पासपोर्ट कम से कम 6 महीने तक जो है वो वैलिड हो। फिर इसके बाद आपके पास अगर आपने अपने रिश्तेदारों को यहाँ मिलने आना है, या अगर आपने बिज़नेस के लिए आना है, या अगर आपने जैसे मैंने कहा कि अगर ट्रेनिंग पोजीशन के लिए आना है यहाँ पे कुछ काम के हवाले से, या रिसर्च के लिए आना है, या अगर आपने मजहबी सरगर्मियों के लिए आना है, तमाम के लिए आपको यहाँ से दावतनामा ज़रूरी है। इनविटेशन लेटर जो यहाँ आपका रहने वाला है, जानने वाला है, वो भेजेगा, अपने टैक्स ऑफिस के जो है वो फॉर्म्स भेजेगा, या अगर कोई मज़ीद सफारत खाना कोई तलब करे तो वो भी जो है वो दिया जाना ज़रूरी होगा, तो ये आप देंगे। उसके बाद फिर आपके पास जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए कि जब आपने ट्रैवल करना है, यहाँ रहना है, खुदा न खास्ता अगर आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा हस्पताल डॉक्टर के पास, तो उसको आपकी हेल्थ इंश्योरेंस कवर करे, वो 30,000 यूरो तक की आपकी हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो होना लाजमी है। फिर इसके बाद यह है कि अगर आपने यहाँ पे आना है, ये जो 8 कैटेगरीज़ में बताई हैं विज़िट के लिए, सैर के लिए, तो आपके पास जो है वो अच्छी खासी रकम होनी चाहिए, यानी 450 करोन एक दिन का आपका ख़र्चा है यहाँ पे। तो आपको इतने पैसे बताने हैं जितने दिन आपने रहने हैं, तो जो वीज़ा ऑफिसर आपसे पूछ सकता है कि आपके पास इतने पैसे हैं। 450 करोन एक दिन का ख़र्चा है आपका स्वीडन का। हाँ, अगर जिन अपने रिश्तेदारों के पास, अपने बच्चों के पास आप जा रहे हैं, या अगर आपको कोई तंजीम बुला रही है, किसी और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में आ रहे हैं और वो कह दें कि जी इनके खाने पीने का, रहने का जो ख़र्चा है जो 450 हम दे देंगे, तो फिर आपको ये जो है वो साबित करना ज़रूरी नहीं है। लेकिन अमूमी तौर पे आपको 450 करोन फ़ी देना आपका ख़र्चा है यहाँ पे स्वीडन में रहने का। फिर यह कि वीज़ा ख़त्म होने की जो तारीख़ है उससे पहले आपको वापस जाना होगा। आप वीज़े में तोसी की दरख्वास्त भी दे सकते हैं, उसकी 30 यूरो फ़ी है, लेकिन यह है कि अगर
6 महीने में अगर आप 90 दिन रह चुके हैं तो फिर आपके लिए दोबारा तोसी जो है वो मुश्किल है, वो नहीं आप दे सकते। तो ये है कि तोसी की एप्लीकेशन वीज़ा ख़त्म होने से पहले ही आपको देना होंगी। फिर यह है कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स देने हैं उनमें एक आपकी तस्वीर हो जो बिल्कुल सामने से बनवाई गई हो और वो 6 माह से ज़्यादा पुरानी ना हो, और बाकी जो दीगर दस्तावेज़ात हैं वो आपने जो देनी है। और बहुत से ममालिक में जो है वो सफारत खाने बराह रास्त दरख्वास्तें नहीं लेते, जैसे पाकिस्तान में गैरीज़ है, वहाँ पे आपने उनके ऑफिस में अपनी अपॉइंटमेंट तय करनी है, वहाँ पे आपने अपने डॉक्यूमेंट्स देने हैं और उसके बाद फिर आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वो वहाँ पे आगे भेज देंगे एम्बेसी। और अगर एम्बेसी को ज़रूरत होगी तो फ़ोन करके आपसे वो मज़ीद डॉक्यूमेंट्स मंगवा सकते हैं या आपसे कुछ सवाल पूछ सकते हैं अगर उनको ज़रूरत हो। सिर्फ 3 मुल्क ऐसे हैं कि जहाँ के बाशिंदे जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली विज़िट वीज़ा की एप्लीकेशन दे सकते हैं, जिनमें ईरान शामिल है, जापान और जनूबी कोरिया। लेकिन बाकी ममालिक के जो लोग हैं उनको जो है वो इसी तरीक़ाकार के तहत दरख्वास्त देना होगी। और ये तमाम तफसीलात स्वीडन का जो माइग्रेशन बोर्ड का जो उनका होम पेज है उसमें ये तमाम तफसीलात दी गई हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये मालूमात आपके लिए काफ़ी जो है वो बेहतर होंगी और मुफीद होंगी, जो स्वीडन आना चाहते हैं या आने का इरादा रखते हैं। और आइंदा आने वाले दिनों में भी इस हवाले से कुछ और वीडियोस भी मैं पेश करूंगा, खुसूसन अभी जो आला तालीम के लिए स्टूडेंट्स स्वीडन आ रहे हैं तो स्टूडेंट वीज़ा के लिए उनको कौन सी उनको जो है वो रिक्वायरमेंट्स हैं, किस तरह से एप्लीकेशन प्रोसेस करनी है। और इसके साथ जिन लोगों को यहाँ पे परमानेंट रेजिडेंस मिला हुआ है वो स्वीडन की शहरियत के लिए, नेशनलिटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उस हवाले से भी तो बहुत सी जो वीडियोस आने वाले दिनों में भी आएंगी। और इसके लिए आप देखते रहिए इस चैनल को। और बहुत से लोग सवाल इमिग्रेशन के हवाले से ऐसे करते हैं कि जिन पे ऑलरेडी मैं बात कर चुका होता हूँ, उनके लिए गुजारिश ये है कि इस मेरे चैनल पे जो इमिग्रेशन के हवाले से वीडियोज़ हैं प्लीज़ उनको देख लें। जिस हवाले से आपको ज़रूरत है उसका आप टाइटल देखें और उस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो मेरा ख्याल है कि उनको वो उनके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।